नज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया, यानी दो जगहों से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़गाम से और गांदरबल से। उमर ने राम माधव के बयान पर कहा कि उन्हें दिखाएं कि एनसी साबिक मिलिटेंटों से कहां फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि माधव को इंटेलिजेंस तक रसाई हासिल है। उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार कौन है जिन्हें इस इलेक्शन में उतारा जा रहा है और उनकी लड़ाई का फायदा किसको होगा। Given that we know who the independents are that are being fielded in this election and who will benefit from their fighting, I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the National Conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral, that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that everything they have done after 5th August 2019 has been for nothing. वहीं रविंद्र रैना के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मौजूद राम माधव ने कहा था कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर में भी क्लीन स्वीप होगा। उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद अब कोई फिरकावारियत और दहशतगर्दी बाकी नहीं रही और असेंबली इंतखाबात के बाद एक कौम परस्त हुकूमत को इक़्तिदार में आना है। माधव ने कहा कि अपोजिशन जमातें जम्मू कश्मीर को वापस तबाही की तरफ धकेलना चाहती है। वो खुद मुख्तारी की वकालत कर रहे हैं और कांग्रेस हैरत अंगेज तौर पर उनकी हिमायत भी कर रही है, मगर उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनसी दहशतगर्दों की जेलों से रिहाई की वकालत कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ एनसी का ये नरम रवैया इंतहाई काबिल मजम्मत है। हमारा पूरा विश्वास है कि जम्मू की जनता अपना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में शांति, व्यवस्था और विकास लाने के लिए पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया, विशेषकर पिछले 5 साल में इस राज्य में जो परिवर्तन आया, उसको देखते हुए जम्मू की जनता हमें ही बड़ा मैंडेट देगी। वापस सेपरेटिज्म को लाने का जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं ना, ऐसा एनसी, पीडीपी जैसे पार्टियों को कतई स्वीकार नहीं करेगी जम्मू की जनता, ये हमारा पूरा विश्वास है। हमारे बीजेपी के कैंडिडेट घाटी में भी करीब 20 सीट्स पर लड़ रहे हैं, पर हमको पता है कि और भी वहां अनेक दल, अनेक इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। परिस्थिति क्या होगी और चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। इतना मैं वापस कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर असेंबली में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने वाला है और बीजेपी का अगुवाई में ही सरकार बनेगी। मैंने साफ कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती का जमाना समाप्त है। उनके अलावा एक नया नेतृत्व घाटी में भी उभरेगा और भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ जम्मू में उभरेगी। एक नया कश्मीर है तो नई सरकार आने वाली है। तो जहां एक तरफ राम माधव जो है कश्मीर में उनकी री एंट्री हो चुकी है, यानी एक लंबे अरसे के बाद जहां ये देखा जा रहा था कि बीजेपी से थोड़े से वो दूर हो चुके हैं या दूर कर दिए गए हैं, उसके बाद जिस तरह की जीत उन्होंने दर्ज कराई थी बीजेपी की, चाहे जम्मू कश्मीर में या आसाम में, उसके बाद अब री एंट्री जम्मू कश्मीर में राम माधव की, तो उन्होंने बयान दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एक्स मिलिटेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके हवाले से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रिएक्शन आ गया। उन्होंने कहा कि अगर इंफॉर्मेशन है राम माधव के पास तो क्या रोक रहा है उन्हें कि वो कार्रवाई करें। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल काजमी साहब जुड़ चुके हैं। काजमी साहब, खैर मकदम है आपका। क्या कहेंगे, ये जो बयानबाजी हो रही है, देखिए चुनावी माहौल है, ऐसे में बयानबाजी होना ये आम बात है, लेकिन यहाँ पर एलिगेशंस जो लग रहे हैं वो इस तरह के कि राम माधव कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एक्स मिलिटेंट सपोर्ट कर रहे हैं
और वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगरचे ऐसा है तो वो बताए कि कहाँ है। तो महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि हमें भी पता है कि किनकी पार्टी में और खासतौर से कश्मीर कैडर में किनके साथ सरेंडर्ड मिलिटेंट्स है। ये पूरी जो बयानबाजी हो रही है और जो कोशिश की जा रही है एक दूसरे को लिंक करने की कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के साथ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर कश्मीर पॉलिटिक्स की बात आप करें मैम, तो कश्मीर पॉलिटिक्स में सेपरेटिज्म और मिलिटेंट्स की अगर बात ना हो तो वो इलेक्शंस कंप्लीट नहीं होती हैं, क्योंकि पिछले 70 सालों से जो इलेक्शंस हुई हैं, कभी पाकिस्तान, कभी अलगाववाद, कभी सरेंडर मिलिटेंसी, कभी मिलिटेंसी, कभी जमाते इस्लामी के कैडर की बात। अब जमाते इस्लामी क्योंकि 5 साल के लिए बैन कर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, अब उनका जो कैडर है, कुछ लोग जो कुलगाम से कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है इलेक्शन, कोई अब चाहता है गांधरबल से इलेक्शन लड़ना। तो राम माधव साहब का जो स्टेटमेंट है वो क्योंकि इलेक्शन है, वोटरों के पास जाना है, और उन्होंने खुद भी कहा भी आपके अपने बयान में कि 20 कैंडिडेट्स हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीतेगा हारेगा कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि एक्विजिशन जो है वो इलेक्शन के 10, 20, 30 दिनों में बड़ी जरूरी है। एक दूसरे पे जब तक एक्यूज नहीं करेंगे तो लोगों के पास क्या जाएंगे। लेकिन जहां तक अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटीज देखें तो राम माधव जी 2014 की इलेक्शन के बाद जो सक्रिय रहे हैं, उनकी जो वाबस्तगी रही है वो उस वक्त तो पीडीपी के साथ थी, उसके बाद उसी पे मैं आना चाह रही हूँ काजमी साहब। एक चेंज, जब इससे पहले राम माधव जम्मू कश्मीर में आए थे तब उनका अप्रोच जो था वो अलग था। इस बार जो अप्रोच है वो ज़्यादा दूसरी पार्टियों पर और ख़ास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर अटैक कर रहे हैं, उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कि वो कौम परस्त पार्टियां नहीं है, और ये कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तो बुराई चाहते हैं, यहाँ तक कि वो वापस बर्बाद कर देंगे। इस तरह के बयान राम माधव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए दिए हैं। लगातार ये अपील की जा रही है कि इन दोनों पार्टियों को जो है वोट न दिया जाए, नई पार्टियां आएंगी, नए लीडर आएंगे। पहले का जो उनका एक तरीका था वो अलग था, वो ये था कि मिलजुल के, चाहे पीडीपी हो या उस वक्त जो भी कोशिशें बातें सामने आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी कोशिशें की थी, लेकिन अब ये साफ तौर पर वाजे कि दुश्मन तो दोनों है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। वो तो मैम इसलिए है क्योंकि वो अलायंस कर चुके हैं, और इस वक्त फ्रस्ट्रेशन जो है हर पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चल रही है। जिस तरह का जनसैलाब लोग देख रहे हैं आप इलेक्शंस में, जो वलवला लोगों का है। आप इससे पहले तो पीसी और अपनी पार्टी के साथ राम माधव खुल के मिलते थे, खुल के बात करते थे, ए टीम और बी टीम बोल के उनकी हिमायत करते थे। और आज जब क्योंकि इंडिया अलायंस बन चुका है, एनसी और कांग्रेस जो है वो खुले तौर पे एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो 5 सीटों पे फ्रेंडली मैच भी खेल रहे हैं। तो अब कोई रास्ता नहीं रह जाता इस पर्टिकुलर टाइम पे कि वो एनसी और कांग्रेस की जो है वो उनको खुशामदीद करें या उनके बारे में अलायंस की बात करें। ये तो तब होगा। इस अप्रोच को आप किस तरह से देखते हैं, ये कितना सक्सेसफुल होगा? और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद बीजेपी खुद भी ये मानती है कि ये जो तरीका है या जो भी वो स्ट्रैटेजी अपना रहे वो कश्मीर में शायद उनके लिए उतना सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि उनके बयान में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में नए लीडर, नई पार्टियां उभर कर सामने आएंगी, जबकि जम्मू में बीजेपी का दबदबा होगा, बीजेपी ही उभर कर सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस भी इसमें कि कश्मीर में जो है अभी तक वो पूरी तरीके से जो दावा करते आ रहे हैं कि कश्मीर में लोगों के दिलों में घर कर लिया, उसमें सच्चाई तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनके बयानों में भी दिख जाता है। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, और ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही है। और जम्मू बेस जिसको आप बोल रही हैं भारतीय जनता पार्टी का, इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जो एजिटेशंस है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर और बाहर होती हैं। तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बड़ी संभाविक है कि फ्रस्ट्रेशन जो है इनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रही है कि कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। और इंडिया ब्लॉक बनने से जो लोगों का रुझान आप देख रही हैं, या जो अब तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग में तो सुना है कि 70 कैंडिडेट्स इलेक्शन फ्रे में है। तो ये एक इंडिकेशंस है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे, और वो सब जो आपके सामने मंजर होगा वो 8 को होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मोबिलाइजेशन ऑफ वोटर्स के मूड उसमें तरीकाकार में नहीं है, और लोगों का रुझान भी जो है वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें अगर अच्छी हुई हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो लोगों को दूर करती रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उसका नतायज जो है वो इलेक्शंस में जैसे आपको कि दिखेगा। अगरचे कुछ 1-2 मिसाल आप दे दें कि कौन सी ऐसी 1-2 चीजें हैं जिन्होंने लोगों को बीजेपी से और भी दूर कर दिया, खास तौर से कश्मीर में।
देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के बीच में एक वेज क्रिएट हो चुका है। डोगरा और कश्मीरियों के बीच में वेज क्रिएट करने में ये जो 5-6 साल गुजरे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी एक यूनियन टेरिटरी है, कल स्टेट बनेगी, जो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो हालांकि राम माधव ने फिर से अपने बयान में कहा कि बीजेपी सरकार बनाएगी यूटी में, तो वापस से यूटी का वो जिक्र किया जा रहा है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन कुलदीप साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान साहिबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों का खैर मकदम करती हूँ। कुलदीप साहब, ये जो बयान दिया गया है राम माधव जी की तरफ से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो एक्स मिलिटेंट्स का सपोर्ट ले रहे हैं, ये किस बेसिस पे है? उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कुलदीप साहब, आपका दिख रही है चुनाव में जी। हेलो, मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? जी बिल्कुल, अब आ रही है, आप बताएं। हाँ, देखिए, ये तो सारा कुछ साफ और स्पष्ट दिख रहा है अभी जो कैंपेनिंग हो रही है, और इसमें जो सारी चीजें सामने अभी जो इंडिया ब्लॉक है उसने एक लीडर ने नहीं, सारे लीडर्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम कैसे कैसे आगे, जैसे जैसे हमारे पास पावर आएगी हम दोबारा से 370 को बहाल करेंगे, हम सारी चीजें। उन्होंने तो जो डेवलपमेंट आज तक हो चुकी है, जम्मू कश्मीर आप देखिए कहाँ था और कहाँ से कहाँ तक आ गया। आज हमारे मतलब श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारा जम्मू कश्मीर जो है वो जुड़ा हुआ है। नहीं, ये बता दीजिए कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं। एक्स मिलिटेंट्स कैंपेन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लिए, ये इन्फॉर्मेशन है। इस पर क्या कहना है आपका? ये इन्फॉर्मेशन है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, कार्रवाई की बात जो है वो एनआईए ने कार्रवाई करनी है और एनआईए उसमें देख रहा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने दे दी हैं और वो सारी चीजें। ये तो कुछ तो बेस हो, अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है, इसकी बेस क्या है? इसके लिए हम लोग अभी मीडिया के सामने सारी चीजें नहीं बता सकते। इफ्रा जी, चलिए ठीक है। इफ्रा जी क्या आने वाले दिनों में एक्सपोज होने वाली। इफ्रा जी। जी जी जी, देखिए, मैं बताती हूँ राम माधव जी क्यों कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्स मिलिटेंट्स के साथ काम कर रही है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा गया है कि अगर किसी की फैमिली में कोई मिलिटेंट रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स को आप क्यों परेशान करते हैं? ये जो बार बार उनकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन वालों को आप क्यों तंग करते हैं? जो आम लोग हैं जिनका मिलिटेंसी के साथ कोई वास्ता नहीं है, अगर वो रिश्तेदार, किसी ने गन उठाया है, कोई रिश्तेदार गलत रास्ते पे है, आप उस इंसान को सरकारी नौकरी से महरूम क्यों रखते हैं? ये सवाल जो हम लोगों ने लोगों की बुनियादी हकूक के लिए उठाए हैं, हजारों लोगों के हकूक के लिए उठाए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि अगर किसी पे बेबुनियाद केस लगा है, यूएपीए के केस में कन्विक्शन रेट इस वक्त 1% कन्विक्शन रेट है, लेकिन जेल में जाते हैं 10 साल 20 साल के लिए। हमने कहा कि ऐसे केसेस जो हैं यूएपीए की, इन पे रोक लगनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पीएसए के जो केसेस हैं, पीएसए यानी जी, वो अब रुकने चाहिए। पीएसए ये वजह है कि राम माधव जी, क्योंकि इनको सिविल लिबर्टी जो है, कॉन्सेप्ट सिविल लिबर्टी का इनको और ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट इनको समझ आता ही नहीं है। इनके लिए जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा होगा और साथ में मुसलमान होगा, वो दहशतगर्द है। कुलदीप जी क्या कहेंगे इस पे? अगर कोई सिविल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है तो उसको इस तरह से पेश करना ये कैसे सही है? कुलदीप जी, कुलदीप साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक, कुलदीप साहब से हम राब्ता बनाएंगे। ये बताइए इफ्रा, जो लगातार राम माधव जो है इस बार काफी अटैक मोड में नजर आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तो उनकी कोशिश ये थी कि मिलकर किसी पार्टी के साथ जो है हम सरकार बनाए, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं बिल्कुल एनसी और पीडीपी को न चुना जाए। साफ कह रहे हैं कि लोग जो है एनसी पीडीपी को नहीं चुने, जो लोकसभा में भी उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती नहीं होने चाहिए, और ये कि नए पार्टी, नई लीडर जो है वो आएंगे कश्मीर में।
तो क्या उनको पता है कहीं ना कहीं कि वो कश्मीर में तो नहीं आ पाएगी बीजेपी, लेकिन नए लीडर और नए पार्टीज को खड़े करना पड़ेगा ताकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ना आए, पीडीपी एनसी ना आए? जी, मैं चाहती हूँ कि आप 8 नवंबर 2018 का द हिंदू अखबार पढ़ें। द हिंदू की वेबसाइट पे वो अखबार होगा 8 नवंबर 2018 का। उसमें राम माधव जी 2018 में भी जम्मू और कश्मीर आए थे और यहाँ पे उन्होंने एक नए फ्रंट का ऐलान किया था जिसका नाम उन्होंने बीजेपी फ्रंट रखा था। क्योंकि वो समझते थे कि बीजेपी कश्मीर में कभी बेस बना नहीं पाएगी, उन्होंने कहा कि हमारे इस बीजेपी फ्रंट में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां यानी प्रॉक्सी पार्टियां या जिनको हम लोग बी टीम्स कहते हैं उनको खड़ा किया जाएगा और वो बीजेपी का एक फ्रंट बनेगी। इसमें सजाद लोन साहब भी उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद फोटो उठाए थे। जो हमारे मेयर हैं उस वक्त इलेक्ट हुए थे वो भी इस बीजेपी फ्रंट का हिस्सा थे और सामने उठ के पब्लिकली उन्होंने इस बात पे फोटो उठाए थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। आज जब राम माधव साहब देख रहे हैं कि ये जो पुरानी बी टीमें हैं ये नॉन सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल हो गई हैं, अब दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान है इसी बीजेपी, ये जो बीजेपी फ्रंट है इसको आगे लेके नई बी टीम्स और प्रॉक्सी पार्टीज खड़े करने का। पर फिर वही सवाल उठता है कि हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में जो नई पार्टियां सामने आई भी थी वो बिल्कुल कामयाब होना तो दूर की बात है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपना एक वजूद बनाने की कोशिश भी की थी उसमें भी नाकाम हो गए। तो इस बार भी अब ये सवाल बनता है। जी बिल्कुल, इफ्रा जी इस पर बात करेंगे हम कि इस बार अब असेंबली इलेक्शन में अगर आप वही दाव सामने रखते हैं, उसी पर आप फिर से लड़ते हैं ये इलेक्शंस, तो कितनी कामयाब आप हो सकते हैं? और उसके बाद बावजूद कि कश्मीर में ये आप फॉर्मूला पहले अप्लाई कर चुके हैं और लोगों ने इसको सिरे से नकार दिया और कहीं ना कहीं जो नई पार्टियां आई हैं उनसे खुद को दूर कर लिया है, और खासतौर से जब ये टैग लग चुका है कि बीजेपी की ए बी और सी टी में है। इस पर आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मंत्री भी रही है और सरकार में भी थी। मंत्री का ठीक ही है यार, काम ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें हुआ कुछ काम? नहीं हुआ है काम। हाँ। और अब सरकार बदलनी चाहिए हाँ। तो बिल्कुल और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, कलायत में हुआ कुछ काम कुम हुए? हाँ जी, काम कहाँ हुए जी, काम कुछ नहीं हो रहा। नहीं हुआ। हाँ, ये क्या कांग्रेस की सरकार ले आओ जी। हाँ, ये क्या पलटी जरूरी है। तो आपके तो यहाँ की जो विधायक थी, मंत्री रही, फिर करवाया कुछ काम? कुछ नहीं कराया जी, कमलेश डांडा तो फैल है जो सी रह के गई है ना, ये आवेगी आगे। ठीक है, आप चौक पे बैठे हैं जी। तो सियासी लीडरान के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। राम माधव ने बयान दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां और खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनकी हिमायत कर रहे हैं एक्स मिलिटेंट्स। उन्होंने लोगों से कहा है कि इन दोनों पार्टियों को आप वोट न दें, वरना ये जो है जम्मू कश्मीर का बुरा हाल कर देंगे, ये पहले की तरह ही जम्मू कश्मीर को कर देंगे। अब कौन किस तरह से इस बुरे हाल को समझ रहा है? बीजेपी कह रही है कि पहले जो हाल था वो बुरा था, और रीजनल पार्टीज कह रही है कि अब का जो दौर है इससे बुरा हाल क्या ही हो सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कुलदीप जी, इफ्रा साहिबा और सुहेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जो ये बयान दिए गए हैं उसके बाद ये भी कहा गया है कि नई पार्टियां, नए लीडर्स, जो इससे पहले मैं इफ्रा जी से बात कर रही थी कि नए पार्टियां, नए लीडर्स लाने की कोशिश लोकसभा इलेक्शन में भी हुई, लेकिन उसका नतीजा हम सबके सामने है। फिर से वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नहीं, बीजेपी की तरफ से नहीं। मैं अभी सुन रहा था, हमारी बहन बात कर रही थी जी, उन्होंने जो बातें भी कही हैं आप सबके सामने, तो उनका तो वही, चाहे वो आईएनसी हो चाहे पीडीपी, सबका वही पुराना राग है, वही पुरानी बांसुरी, वही पुराना राग, तो वही तरीके से काम करे। अभी मिलिटेंट्स के बारे में आपने बात की, मुझसे पूछा कि कोई कौन से तथ्य हैं आपके पास, तो मैंने आपको स्पष्ट बताया कि तथ्य हमारे पास हैं, लेकिन हम अभी उनको रिवील नहीं करना चाहते। और इन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दे दिया अपना पहले कि कुछ ह्यूमन राइट्स जो है उसको देखना चाहिए, कन्विक्शन रेट को देखना चाहिए। नहीं सर, अगर कुलदीप जी, अगर पहले ही जो है लेके
तथ्य नहीं दिए जा सकते, तो क्या ये पहले ही एक माहौल बनाना क्या सही होगा, जबकि मालूम है कि अभी इस तरह की इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते? या तो ये हो सकता था कि कानूनी तौर पर ये कार्रवाई की जाए, एक केस बनता है उस हिसाब से, अगर आपको मालूम है कि इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कि मीडिया के सामने न रखी जाए। दूसरी बात सर, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि बीजेपी क्या ही कहेगी, बीजेपी के खुद के कश्मीर काडर में क्या सरेंडर मिलिटेंट्स नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरेंडर करने वाले लोग जो देश हित में चलते हैं वो उन लोगों से देश को खतरा नहीं है। तो एक्स मिलिटेंट्स भी तो वही कर रहे हैं। जो जिसने सरेंडर कर दिया, जो मुख्य धारा में, उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो फेस कर रहे हैं, जो लोग फेस कर रहे हैं, जिनके परिवार के मेंबर फेस कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या जो चीजें की हैं वो निकल करके बाहर आएंगे। अभी कन्विक्शन रेट की बात हुई, कितना कन्विक्शन उनको होना है, कितना नहीं हुआ है, तो वो दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। और ये तो कर नहीं मेरा पाएंगे। सवाल कुलदीप जी, मेरा सवाल यही है कि किस तरह से सेपरेट किया जाए, किस तरह से मेजर किया जाए। राम माधव जी कहते हैं कि जमात इस्लामी से जो लोग अब इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में सबको ये हक बनता है। और बात की जा रही है कि चलिए, आपने भी जैसे कहा कि जो सुधर चुके हैं मिलिटेंट्स, अच्छी बात है कि वो सुधर रहे हैं। तो वहीं जब अगर पीडीपी और एनसीबी ये बात करते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसको मेजर कैसे किया जाए, डिफरेंशिएट कहाँ पर करेंगे हम? नहीं, मैं वही बात रखी है ना मैंने कि उसको कवर अप आप देखिए, अभी आईएनसी ने कवर अप किया कि हमारे पास जो लोग, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब हम रिवील करेंगे तो इनका कवर अप पहले तैयार है कि वो राइट्स तो देख करके हम कर रहे हैं। देखिए, जो एक्स मिलिटेंट या एक्स सेपरेटिस्ट तंजीमें जो आज सेपरेटिज्म में बिलीव नहीं करती हैं, या जो लोग पहले गन उठाते थे, जो लोग इनके प्रॉक्सी बनने को तैयार हैं, जब वो लोग इनके प्रॉक्सी बनते हैं तो वो एक्स मिलिटेंट अच्छे हो जाते हैं। उन तंजीमों का सियासत में आना अच्छा हो जाता है। उन तंजीमों का जिन्होंने पहले ये कहा कि आजादी करेंगे, खून की नदियां बही, जब वो कहते हैं कि ये करेंगे, तो अचानक से जब बीजेपी को लगता है कि इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो जाएगी, तो वो तंजीमें और वो एक्स मिलिटेंट अच्छे हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि एक एक्स मिलिटेंट आम एक्स मिलिटेंट है, इसकी वजह से बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अचानक से वो एक्स मिलिटेंट हो जाता है, उसके पूरे घर वालों को जेल में डाला जाता है, उसके दूर दूर के रिश्तेदारों को पासपोर्ट नहीं दिया जाता, उसके दूर दूर के सरकारी लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस वक्त एक एक्स मिलिटेंट या सेपरेटिस्ट तंजीम से इनको मदद मिलती है वो अच्छी बात है इनके लिए, जैसा इन्होंने कबूल किया टेलीविजन पे। लेकिन जब वही एक्स मिलिटेंट अगर वो किसी और तंजीम में, हमारी तंजीम में तो खैर कोई एक्स मिलिटेंट है भी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह बचाए वही एक्स मिलिटेंट कहीं और होगा, उसके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट करना, उसके पूरे खानदान के घरों पे बुलडोजर चलाना, उस सिविल लिबर्टीज का कोई नामो निशान याद ना रखना, तो बीजेपी की ये जो हिपोक्रेसी है, ये एक तरह से पेट्रियट बनते हैं कि हम सबसे बड़े देशवासी हैं। कुलदीप साहब, क्या इस तरह के बयान देना और ये जो लगातार ये बयान टारगेट कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को या महबूबा मुफ्ती को, और क्योंकि पहले भी ये बार बार कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नहीं पावर में आने देना है, क्या बीजेपी डरती है, और खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं? कुलदीप साहब, कुलदीप जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए कोशिश करेंगे फिर से कुलदीप साहब के पास जाने की। इफ्रा जी, ये भी सवाल बनता है कि जो अपील उमर अब्दुल्ला ने की कल, जो कि अभी वायरल भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्या वजह इसकी? आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि डर गए हैं, मायूसी दिख रही है, और ऐसा ही दिख रहा है उनके लफ्ज़ों में और उनका जो जेस्चर रहा है उसमें। देखिए, पहली बात तो जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, जहां तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बात है, हम इससे पहले भी लोगों के घर अपनी टोपी लेके गए हैं। जिस वक्त हमने सोवरा अस्पताल बनाया, हम लोगों ने शेर कश्मीर साहब ने घर घर चंदा जमा किया। हमारी नानी दादियां हमको बचपन में बोला करती थी कि जब शेर कश्मीर हमारे घर चंदा जमा करने आते थे। जब दरगाह हजरत बल की जो श्राइन है, जब उस स्थान को बनाया गया, उस वक्त भी शेर कश्मीर ने अपनी टोपी लेके घर घर हो गए और उन्होंने चंदा जमा किया। लेकिन इफ्रा, कल जो अपील हुई है उसमें एक मायूसी दिख रही थी।
मैं आपको बताती हूँ, आज मायूसी ये है कि दिल्ली की इतनी प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज इतना एक प्रेशर जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है कि कुछ भी करके ये जमात हारे और कुछ भी करके बीजेपी जो है फिर से यहाँ सरकार बनाए। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशंस पास करना चाहती है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कानूनों के जरिए कुछ ठीक करना चाहती है, जो स्टेटहुड के लिए फाइट होनी है वो स्टेटहुड के लिए फाइट कर पाए, 370 के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो लड़ाई ना लड़ लेकिन पाए। ये बता दीजिए क्या वजह है कि 2 जगहों से उमर अब्दुल्ला जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गांदरबल जबकि वो स्ट्रॉन्ग है, फिर बडगाम भी क्यों चुनाव मैं बताती हूं, पहली तो उमर अब्दुल्ला साहब को हराने के लिए दिल्ली पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। वो जिंदा लोगों को क्या, जो लोग कब्रों में होंगे उन कब्रों से उनको निकाल के बोलेगी नॉमिनेशन का फॉर्म भरो। उनके प्रॉक्सीज की कोई एंड नहीं है। ये है। ठीक है सुहेल काजमी साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। काजमी साहब, ये जो तमाम तर बयान दिए जा रहे हैं, जो लफ्जी जंग हो रहे हैं, इसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या तमाम तर ही पार्टियां और खास तौर से बीजेपी, एनसी और पीडीपी, आपको लग रहा है कि सख्त मुकाबला और साथ ही साथ तीनों पार्टियां डरी हुई हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं कि पता है इनको कि कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं नंदा जी कि ये तीनों पार्टीज ही, सारे पॉलिटिशियंस फ्रस्ट्रेट हुए हैं क्योंकि हाई वोल्टेज परसेंटेज बढ़ गई है, लोगों की एस्पायरेशंस बढ़ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी जो सोल आर्बिट्रेटर बनना चाहती है जम्मू कश्मीर की, उनको भी पता है कि उनकी ग्राउंड भी खिसक चुकी है। लोग उनको अब नहीं, वो मोदी वेव और ये सब चीजें नहीं चलने वाली है। राम माधव की भी वो जो बॉडी लैंग्वेज 2014 में थी, आज वो वैसी नहीं है। आज वो भी देखिए लोगों के पांव छू रहे हैं और एक टाइम पे वो डिक्टेटर की तरह यहाँ सरकारें बनाने और बिगाड़ने में काम कर रहे थे। ये सब इंडिकेशंस वही हैं जहां उमर अब्दुल्ला टोपी से दिखा के लोगों से वोट मांग रहे हैं। राम माधव जो है लोगों के पांव छू के, अभी आपके विजुअल्स पे देखा कि वो अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट। दैट इज एन क्लियर इंडिकेशन दैट कमिंग डेज आर वेरी गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाटसोएवर विल बी द रिजल्ट विल बी द बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। And that's what we are hoping for. बहरहाल कुलदीप साहब और इफ्रा जान, सुहेल काजमी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।